नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इससे पहले कि आज मैं दो टूक के विषय पर आऊं, पूरे देश को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश इस बात से बहुत खुश है। सिर्फ देश क्यों, यह खुशी तो पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत के लिए खुशी खास है ये खुशी। और ये खुशी इसलिए खास है क्योंकि सुनीता विलियम्स, जो भारत की बेटी हैं, अमेरिकी नागरिक ज़रूर हैं लेकिन भारत की बेटी हैं, वो और उनके साथी 9 महीने बाद, जी हाँ 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापस सुरक्षित धरती पर आ गए हैं। बहुत समय से कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि वो पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उनके स्पेस शटल में कुछ गड़बड़ियों की खबरें आ रही थीं और तमाम तरह की आशंका जो है जाहिर की जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो सुरक्षित धरती पर लौट आई हैं 9 महीने बाद। इसलिए मैंने कहा आज दो टूक की शुरुआत इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ, क्योंकि देश भर में लोग इस खबर को लेकर के संतोष जता रहे हैं, खुशियां जता रहे हैं। एक दूसरी खबर भी आज आई, और दूसरी खबर क्या थी? दूसरी खबर वो थी जो कल हमने दो टूक में नागपुर को लेकर जो कुछ कंसर्न उठाए थे, चिंताएं उठाई थी। नागपुर में जो दंगा हुआ उसमें जब हमने ये सवाल उठाए थे कि वहाँ पर चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, झूठ बोल कर निशाना बनाया गया, ये सारी चीज़ जो हमने कल दो टूक में उठाई थी वो 100% सही साबित हुई, सच साबित हुई। क्योंकि पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, जो दायर की है, उस एफआईआर में बहुत खौफनाक चीज़ें हैं। उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि किस तरह से दंगाइयों ने दरअसल पहले मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है इफ्तार किया और उसके बाद सड़कों पर दंगा करने निकल गए, और कैसे महिलाओं को और जो पुलिस की वर्दी में जो महिलाएं थी उनके साथ भी हैवानियत करने की कोशिश की गई, उनके कपड़े फाड़ने और उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। ये तमाम चीज़ें जो है एफआईआर में दर्ज हैं, वहाँ पर कार्रवाई भी तेज़ी से चल रही है। वो भी आज की एक बड़ी खबर है। मैंने कहा उस पर भी ज़रूर, क्योंकि कल हमने जब ये विषय उठाया था तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि हम अतिशयोक्ति में बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने जो बात उठाई थी वो 100% सही साबित हुई। और अब मैं आज के विषय पर आता हूँ। आपको अच्छी तरह से याद होगा, कुछ समय पहले कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार जब अपना बजट लेकर आई थी, जब बजट पेश किया गया तो बजट में एक लंबी फेहरिस्त जो है योजनाओं की ऐसी थी जिसमें लिखा था मुस्लिम 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 मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। और तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये कर्नाटक में जो कांग्रेस है वो दरअसल, और कर्नाटक के पूरे देश में जो कांग्रेस है वो दरअसल मुस्लिम लीग नहीं मुस्लिम लीग हो गई है, इसलिए पूरे बजट में मुसलमानों के लिए खास प्रावधान किए गए। इसको लेकर हमने डिबेट की थी, चर्चा की थी, और उसमें एक जो प्रावधान था जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा हैरानी जताई गई थी, वो प्रावधान था जिसमें मुस्लिम ठेकेदारों के लिए, सोचिए ठेकेदारों के लिए, मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान था। यानी सरकार जब ठेके निकालेगी तो उन ठेकों में जो लोग अप्लाई करेंगे, जिनको ठेका मिलेगा, उसमें भी ठेके में, क्योंकि ठेका आप जानते हैं वो कई शर्तों पर होता है, टर्म्स कंडीशन पर होता है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर होता है, उसमें भी 4% जो है ठेके मुसलमानों के लिए सुरक्षित करने के लिए आज उसको लेकर कल जो है उसको लेकर मंत्रिमंडल में बाकायदा कर्नाटक की मंत्रिमंडल जो है उसमें इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो यानी कर्नाटक सरकार इस पर अड़ी है और उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इधर बीजेपी कह रही है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, अदालत में जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि इसको संविधान के खिलाफ बता रही है। बीजेपी कह रही है सीधा सीधा संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसलिए आज मेरा जो शीर्षक है, मुस्लिम ठेकेदारी, संविधान पर वोट बैंक भारी। क्योंकि ये मुस्लिम ठेकेदारी, अगर आप ठेकेदारी में भी जो है अगर आप आरक्षण देंगे, वो भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे जिसका संविधान में कहीं व्याख्या नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, तो फिर क्या संविधान पर वोट बैंक भारी है। और आपको याद होगा राहुल गांधी की लाल किताब, आज जो मेरा स्क्रीनशॉट है उसमें आप राहुल गांधी की लाल किताब देख रहे होंगे। आपको याद है पूरे चुनाव में राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूम रहे थे और उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन संविधान क्या वास्तव में कर्नाटक में खत्म हो रहा है? देश में तो संविधान लागू है, लेकिन क्या कर्नाटक में संविधान की हत्या की जा रही है? क्योंकि
वो मुस्लिम आरक्षण, वो धार्मिक आरक्षण जिसका जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं है, जिसको संविधान निर्माताओं ने एक सिरे से नकार दिया था, खारिज कर दिया था, आज उसी धार्मिक आरक्षण की शुरुआत कर्नाटक करने जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार करने जा रही है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुनिए इस मसले पर क्या कुछ कहा सुना जा रहा है, वो तमाम बयान सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। This reservation is across the spectrum of our reservation. You see, government has resolved to give 15% reservation for 2A backward class. Category 1 also there is 4% reservation. So this reservation is across the spectrum, not for one specific minority. भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने बाने को तहस नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। We have given reservation based on class. So backward class reservation is not a caste based or a religion based reservation. Backward class reservation is a class based reservation. There is a huge distinction. A state should be secular in nature. Yes. But through this 4% Muslim reservation, yes, the Congress government in Karnataka is incentivizing religious conversion into Islam. Yes. And a secular state cannot take such measures. Yes. Madam, itna hi nahi. Madam, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड पीएफआई एंड केएफडी, और जो बेकार बैठे हैं पीएफआई के केएफडी के लोग, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से काम देने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये काम कर रहे हैं। संविधान में जो दी गई दलीलें हैं, तर्क हैं, उसके आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था है। अति पिछड़े जो मुस्लिम्स हैं वो मंडल कमीशन के दायरे में पहले से ही चिन्हित है। मुस्लिम बंधुओं का आर्थिक उन्नति हो, वो मोदी मॉडल से ही संभव है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, कि राशन दे रहे हैं सबको, मकान दे रहे हैं तो सबको, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं सबको, लेकिन इस प्रकार के वर्ग विभेद पैदा करके जो कांग्रेस कर रही है, मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के जिन्ना वाली मुस्लिम लीग होती तो भी इतना तुष्टीकरण नहीं करती। अंबेडकर जी ने कहा, I cannot do any type of religious based reservation. उतना उन्हें कहने के बाद मतीय आधारित मिसलाती देना संविधान को खिलाफ होता है। कांग्रेस हमेशा संविधान का खिलाफ है। आज का बिल भी संविधान का खिलाफ है। वो संविधान का आशय के विरुद्ध ये कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में धर्म आधारित मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों का वोट बैंक के लिए 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लेके आने का जो सोच रहा है, जो बिल लेके आने का सोच रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी खड़ू विरोध प्रकट करता है। तो एक तरफ इसको अदालत में चुनौती देने की बीजेपी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि दिल्ली में भी, संसद में भी ये मुद्दा गूंजा है। और बीजेपी के जो सांसद तेजस्वी सूर्या हैं वो कर्नाटक से ही हैं, बेंगलुरु से हैं। उन्होंने साफ तौर पर दो बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह से धार्मिक आधार पर आरक्षण दे करके एक तो धर्मांतरण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे जो है, इस लालच में, क्योंकि उधर भी आरक्षण है, बहुत सारे लोग धर्मांतरण कर सकते हैं, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि जो पीएफआई है, जिसको बैन कर दिया गया, आतंकी संगठन है, आतंकवादियों से जिस पीएफआई के लिंक के चलते, बोले उसके पीएफआई के लोग अब खाली बैठे हैं उनके पास, और उससे जुड़े जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा आरोप है
जो बीजेपी के नेता ने तेजस्वी सूर्य ने लगाया। चलिए इसी पर आज डिबेट करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जो है जुड़ेंगे। फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो है अखिलेश कटियार जी जुड़े हुए हैं, फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अखिलेश कटियार जी। स्टूडियो में मेरे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ साथ सौरभ दुबे जी जो हैं वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें काम भी कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल मेरे साथ सैयद जवाद और राधिका खेड़ा जुड़ेंगे, लेकिन अखिलेश कटियार जी आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। आपका रिएक्शन क्या है? बीजेपी कह रही है ये संविधान के खिलाफ है, ये इस तरह से धार्मिक आधार पर आरक्षण देना, क्या कहेंगे सर आप? अशोक जी नमस्कार, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत अच्छे विषय पे हम सब लोग बात कर रहे हैं और हमें लगता है अशोक जी आपका बहुत बड़ा शो है और इस पे आज हम लोग बहुत कंक्रीट बातें करें जी। एक ऐसी बात जो लोगों को भी लगे कि हम उनके उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आरक्षण का जो मामला है, पहली बात तो ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि आरक्षण कोई बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं। ये बहुत साफ लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया एक प्रोविजन है रिजर्वेशन। ये कोई भी रिजर्वेशन धर्म के आधार पे नहीं हो सकता। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षणिक जो हजारों साल से जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हम इस बात को भी बोलते रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने 5% जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया था वो भी असंवैधानिक था, क्योंकि आप गरीबी और अमीरी के आधार पे, अशोक जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता ही नहीं है कि रिजर्वेशन की मूल भावना है कि जो लोग सामाजिक तौर पे और जो समाज शैक्षणिक तौर पे हजारों साल से पीछे है उसे समाज की मुख्य धारा के बराबर लाए। तो रिजर्वेशन की मूल भावना तो ये है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि अगर बीजेपी कांग्रेस को मुसलमानों के विकास के लिए काम करना है तो लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, तो उस पीरियड में उस तरीके की योजनाएं क्यों नहीं बनाएंगी? सच्चर कमेटी की सिफारिशें आई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशें आई मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। तो कांग्रेस की अगर ईमानदारी से बात होती दिमाग में तो मुझे लगता है कि आज इस तरीके के प्रोविजन की आवश्यकता नहीं होती। धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो मोटे तौर पर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ईमानदारी से काम अगर पहले किया होता तो ये नौबत नहीं आती, ठीक है ना। हालांकि कांग्रेस ने कोशिश की थी, जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो कह दिया था संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। फिर उन्होंने जब चुनाव से ठीक पहले जो है 123 दिल्ली की बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी थी, तो उन्होंने अपनी ओर से कोशिश की थी। वो अलग बात है कि वो कोशिश से सिरे नहीं चढ़ी। लेकिन जैसा आपने कहा, तो मैं आपसे कर्नाटक के संदर्भ में पूछ रहा हूं कि ठीक है, मान गया कि कांग्रेस ने अगर ऐसा किया होता ईमानदारी से, तो सभी कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है कांग्रेस की सरकार इतने समय तक रही देश में, उसके बावजूद मुसलमानों की स्थिति अगर दयनीय रही, तो वो तो सभी मानते हैं। लेकिन आज इसका प्रावधान को आप इसका सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है सही है? नहीं, आज मैं सिर्फ ये कहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक बात हमेशा से अशोक जी कहते रहे, आप हर जगह सुनते रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम रिजर्वेशन के हिमायती है। हम तो चाहते हैं कि संविदा में भी रिजर्वेशन दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन हो, क्योंकि आज के दौर में जब सरकारी नौकरियां खत्म हो गई तो उसमें उस तरीके के रिजर्वेशन की हिस्सेदारी मिल जाए उनकी संख्या के आधार पे। सर वो अखिलेश कटियार जी, ठीक है, आप अपने नेता की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, इस फैसले के समर्थन में हैं आप कि आपको लगता है ये फैसला सही नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए हर बात को, हर एक विषय को अशोक जी 2 शब्दों में नहीं डिफाइन किया जाता। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपने आज बड़ी बात कही है मेरे डिबेट में और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए।
अगर ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है तो ये अपने आप में दिलचस्प कहानी जो है, और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को समझना भी चाहिए जो अखिलेश कटियार जी ने कहा। और मुझे लगता है सैयद जवाद जी को तो ज़रूर समझना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ सैयद जवाद और जो राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक है वो भी जुड़ गए हैं, और दूसरा मेरे साथ राधिका खेड़ा भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राधिका खेड़ा जी, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये संविधान के विरोधी है? वो तो कह रहे हैं संविधान विरोधी कोई काम नहीं होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी ने क्लियर कर दिया। आप लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये संविधान के विरोध में है और आप लोग इसको कोर्ट में भी चुनौती देने की बात कर रहे हैं। क्यों आपको लगता है संविधान के विरोध में? अशोक जी, हम ये लगातार देखते आ रहे हैं जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस ने सत्ता संभाली है, वो खुलेआम सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को आगे जाके उनकी राजनीति करते हैं, और आज खुलेआम संविधान के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर मुसलमान राजनीति, आरक्षण की राजनीति कर रहे हैं। अब कर्नाटक जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कांग्रेस की सरकार आते ही हिंदुओं को SC, ST और OBC के हक को 4% आरक्षण निकाल के मुसलमानों को दिया जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि तुष्टिकरण के लिए जी क्या आपको इको कर रहा है क्या? हाँ जी, अब ठीक हो गया। जी बोलिए। ये वही कांग्रेस है तो तुष्टिकरण के लिए संविधान की मूल भावना को तोड़ने में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं रखती। अब सवाल ये है कि क्या आरक्षण गरीबों के लिए है या किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए है, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान किया था तब उन्होंने इसमें पिछड़े और वंचितों के लिए रखा था, ना कि इसे किसी धर्म विशेष के लिए। लेकिन कांग्रेस हर बार हाथ में संविधान तो लहराते हैं राहुल गांधी, वो अलग बात है कि अंदर से खाली होती है वो कॉपी, लेकिन संविधान के खिलाफ जाकर सिर्फ अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, वो चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या इनकी साथी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, वो ये काम करती है। आज कांग्रेस की सरकारों ने हिंदुओं को, दलितों को, OBC को, इन सब का हक छीनने का काम कर रहे हैं। अब मैं इस पर बोलूंगी, मैं पिछली बार भी आपके शो पे ये कहा था कि बेटियां सबकी होती है, सिर्फ मुसलमान बेटियों को हक दिए जाएं, सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम किए जाए, उनके लिए ये किया जाए। क्यों? क्या हिंदू की बेटी बेटी नहीं है? क्या क्रिश्चियन की बेटी बेटी नहीं है? क्या किसी की बेटी बेटी नहीं है? आप अलग क्यों कर रहे हैं धर्म के नाम पे? फिर आप कहते हैं कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सकते हैं, सब बराबर है। आप ये लगातार आरक्षण जो गरीब लोग हैं, देखिए हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बात साफ तौर से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे लिए जो है वो है कि गरीबों को उठाना है और गरीबी हटानी है। कोई धर्म, जाति, समुदाय को देख के काम नहीं करना है। हम जब टॉयलेट बनवाते हैं घरों में महिलाओं के लिए तो हम ये देख के नहीं बनाते कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है कि ईसाई है। जब हम हर घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का काम करते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देख कर नहीं देते। जब हेल्थ बेनिफिट्स, आयुष्मान स्कीम लेकर आते हैं तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके नहीं देते। जब आती रिजर्वेशन सब आती हैं, हम हमेशा गरीबी के आधार पर, अगर आप हमारी सरकारें देख लीजिए, चाहे आज दिल्ली में जो महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं पैकेज, चाहे हमारी गुजरात की सरकार हो, हमारी जितनी भी स्कीम्स है सब गरीबों को लेकर आती हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि हमने उनको उठाना है, और उसमें सब आते हैं। और ये भी सच्चाई है, और मैं बहुत हैरान हूं और मैं इस बात को बहुत वेलकम कर रही हूं कि अखिलेश जी अपने नेता अखिलेश यादव जी से थोड़ा अलग स्टैंड लेके और ये बहुत हिम्मत करके यहाँ पे बात बोले हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप अगर समाजवादी पार्टी ये बात बोल रही है, और वो ये देख रही है कि किस, अब पर वो ये ना कि लगातार इन लोगों ने ये भी देख लिया है कि जो कांग्रेस करती आई है उसका नतीजा क्या हुआ। देखिए देश नहीं चाहता धर्म के नाम पे बंटना, और इसी का नतीजा है कि आज हमारी जो नीति जो बिल्कुल स्पष्ट है उसके साथ लगातार देश चल रहा है। गरीब हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, हर गरीब को उसका आधार मिलना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर जो विशेष अधिकार देने का संविधान और सामाजिक न्याय दोनों के खिलाफ है, और कांग्रेस को अब जवाब देना होगा कि क्या वो संविधान से ऊपर है, क्या फिर वो एक बार फिर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर रहे। ओके सैयद जवाद, संविधान में संविधान सभा की पूरी डिबेट, आज मैंने थोड़ा सा इसको आने से पहले संविधान सभा की डिबेट में देख रहा था, मैंने क्या क्या लोगों ने उस वक्त कहा, वो सारी चीज़ें मैं कुछ लेकर भी आया हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इनको कोट करूँगा। लेकिन संविधान सभा में एक सिरे से
धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया गया था। और सिर्फ संविधान सभा की क्यों बात करें, ये सबसे पहले जहां प्रयास हुआ था उसके उस समय भी आंध्र प्रदेश में जब ये कोशिश की गई तो उसको, जब ग्रेटर आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई कि भाई 27% जो आरक्षण है उसमें तो हमको 4.5% मुसलमानों को आरक्षण देना ही है, और हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यूपीए सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, और कहा कि आपकी ना नीयत ठीक लग रही है, ना आपके पास दस्तावेज है आपकी बात को सही साबित करने के लिए, और हाईकोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा। देश की सर्वोच्च अदालत विरोध करती है, संविधान सभा में जिक्र नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ थे, सरदार पटेल इसके खिलाफ थे, पंडित नेहरू इसके खिलाफ थे। आपको क्या हो गया आज इतनी ठेकेदारी की चिंता है मुस्लिम वोटों की? जी अशोक भाई, आपका धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है वो यही काम करेगी। वो सच तो बताएगी नहीं, बस चीखा चिल्ली और चीजें करने लगेगी। और संविधान की बात ये करेंगे जिन्होंने संविधान का विरोध करा, तिरंगे का विरोध करा। अरे आरक्षण विरोधी तो आप हैं ही। आरक्षण का तो विरोध हमेशा से संघ का और बीजेपी और तमाम लोगों ने खुला कह रखा था। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको बता दूं, आपने कर्नाटक सरकार के ऊपर सवाल करे, उन्होंने कहाँ कहा, उन्होंने 4% जो आरक्षण की बात करी है उनका मैनिफेस्टो पढ़ा था आपने? बिल्कुल सेम मैनिफेस्टो चंद्रबाबू नायडू जी का भी है, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो चंद्रबाबू नायडू जी का विरोध कर लीजिए, वो भी 4% आरक्षण के समर्थन कर रहे हैं। अब आपको बता दूं, 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं जो डीके शिव कुमार साहब हैं, उन्होंने तो बाकायदा आकर के कहा कि कहा नहीं है, वो तो अल्पसंख्यकों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, और उसमें सभी के लिए है, उसमें बात करिए। आप केवल खाली अल्पसंख्यकों के नाम आते ही और पिछड़ों का नाम आते ही पेट में तकलीफ किस बात की होने लगती है? क्या गरीबी मुसलमानों में नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ जो है गुर्बत जो है सिर्फ एक विशेष लोगों के अंदर है? बच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी की सिफारिशें आपके पास मौजूद हैं, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं होते। आप बताइए कहां कहा जा रहा है, और ये कहां जो है रिजर्वेशन जॉब के अंदर दिया जा रहा है? और दूसरा स्टेटमेंट और भी बता दूं क्या है, जो बजट पेश 7 मार्च को हुआ उसमें यह भी कहा गया, सीएम ने कहा कर्नाटक सरकार में कि SC/ST की जो कैटेगरी है 1, 2A और 2B के आरक्षण का लाभ देगी। इसी वर्ग के जितने भी सरकारी विभाग नियम है संस्थानों के तहत जो है उनको भी मिलेगी। कैटेगरी 2B के अंदर जो है जो 4% का आप बात कर रहे हैं, जो ओबीसी ऑलरेडी मुसलमानों की जाति के अंदर है, जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, वो तो ऑलरेडी है कैटेगरी 2B के अंदर। क्या मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को लोगों के जो पिछड़ी समाज के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता है? ये तो अलग ही आप जो गंगा बहा रहे हैं, एक अलग ही नजीर पेश कर रहे हैं। सुनिए, ओके, 4% आरक्षण, ओके, सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? जो सैयद जवाद कह रहे हैं और जो सरकार की जो मंशा है, अभी देखिए 2 मिनट में मैं एक्सपोज करूंगा, 2 मिनट में। अभी उन्होंने गरीबी की बात करी, गरीबी की बात की, गरीबी नहीं है मुसलमान, अरे गरीबी तो सब में है भाई, गरीबी तो सब में है। लेकिन ये ठेकेदार कब से गरीब होने लगे? अब जरा ध्यान से सुनिए, ये प्रावधान क्या कहता है? ये प्रावधान कहता है सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण, सरकारी ठेकों में। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा सरकारी ठेका 2000, 4000, 5000 रुपए का निकलता है? सरकारी ठेके जो हैं वो 50 लाख के निकलते हैं, 1 करोड़ के निकलते हैं, 50 करोड़ के निकलते हैं। और जब 50 लाख रुपए का, मिनिमम मैं कोट कर रहा हूं, मिनिमम कोट कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम नहीं जा रहा कि 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, मिनिमम जब ठेके आते हैं सरकारी, जब वो 10 लाख के होते हैं, 50 लाख के होते हैं, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पता है क्या होती है? उस सरकारी ठेके की मिनिमम क्वालिफिकेशन वो होती है कि अगर 10 लाख का ठेका है तो उसके लिए वो व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है जिसकी कंपनी 50 लाख रुपए का काम करने की जिसकी हैसियत हो। 10 लाख का ठेका और अगर 50 लाख का ठेका हो तो ऐसी कंपनी सिर्फ उसमें आवेदन दे सकती है जिसकी हैसियत
5 करोड़ का काम करने की होती है, जिसकी हैसियत 5 करोड़ का काम करने की होती है, जिसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट 5 करोड़ की होती है, जिसकी बैलेंस शीट 1 करोड़ की होती है, वो कितने गरीब ठेकेदार हैं, कितने गरीब ठेकेदार हैं। और गरीब ठेकेदारों की चिंता जो है आज कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं तेजस्वी सूर्या ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। ये गरीब ठेकेदार शायद पीएफआई के वो गरीब ठेकेदार हैं, पीएफआई पर बैन लगा जिसके कारण वो बेचारे अब गरीबी में, गुर्बत में है, बेरोजगार हो गए हैं। उन बेरोजगार पीएफआई के जो हैं उन लोगों को, पीएफआई के अलगाववादियों को, उग्रवादियों को और शायद आतंकवादियों को रोजगार देने के लिए पूरा का पूरा प्रावधान किया जा रहा है। जो आरोप लगा उस आरोप में कुछ गलत नहीं है, इस बात को समझिए। सरकारी ठेकों में गरीब आदमी का भला कर रहे हैं, गरीब आदमी का भला सरकारी ठेकों में। गजब की योजना है भाई, इस योजना के लिए ताली बजानी चाहिए। शानदार योजना, गरीबों की योजना। और अब रुकिए 1 मिनट, अभी रुकिए सर, अभी तो एक्सपोज करना शुरू किया है, अभी तो एक्सपोज करना शुरू किया। आपको मैंने 3 मिनट बोलने दिए, आपने भाषण दिया, मैंने एक्सपोज किया, आप जो है वो हो गए, बेकरार हो गए। अभी तो रुकिए 10 सेकंड विषय पे बोलिएगा, भाषण नहीं, बोलिए 10 सेकंड। अशोक भाई ये देखिए, ये रुमाल आगे लीजिए कि मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। आगे भाषण पे, आपको आंसू आगे भाषण पे, ये देखिए, आगे भाषण पे। रुमाल है, अरे रुमाल तो आप निकालेंगे, मैं आपके आंसू निकालता हूं हर डिबेट में, इसलिए आपको रुमाल रखना पड़ता है। सैयद जवाद 2 रुमाल, एक ऊपर की पॉकेट में, एक अंदर की पॉकेट में, क्योंकि सैयद जवाद की दोनों आंखों से मेरी जब डिबेट होती है, एक आंख से खून बह रहा होता है, एक आंख से आंसू बह रहे होते हैं, इसीलिए उनको 2 रुमाल रखने पड़ते हैं। अशोक श्रीवास्तव की डिबेट में आने से पहले सैयद जवाद पहले झाड़ पोंछ कर अपना रुमाल निकालते हैं कि आज अशोक श्रीवास्तव रुलाएंगे तो अपने आंसू कैसे पोंछूंगा। अभी तो रुलाने की शुरुआत की है। सुनिए, एक काम कीजिए, घर में कोई हो तो उससे तौलिया मंगवा लीजिए। अभी तो मैंने रुलाने की शुरुआत की है, अभी तो और रुलाऊंगा। तौलिया मंगवा लीजिए, ये रुमाल कम पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज कोट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये मैं किसको कोट कर रहा हूं? जिनका हवाला देकर सैयद जवाद ने डिबेट की शुरुआत की, और जिनका हवाला राधिका जी ने भी दिया और कटियार जी ने भी दिया। संविधान की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं संविधान, जय संविधान, जय संविधान, लेकिन संविधान की ऐसी तैसी यही लोग फेरते हैं। ये जो मैं कोट करने जा रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। सुनिए, अरे रोने लगे आप इतनी जल्दी, फिर सुनिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 18 मार्च 1956 का उनका भाषण कोट कर रहा हूं। सैयद जवाद, बाबा साहब को सुनिए, बाबा साहब का अपमान मत कीजिए। सैयद जवाद, चिल्ला के बाबा साहब का अपमान मत कीजिए। सुनिए, 18 मार्च 1956 आगरा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह भाषण है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के बीच जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात मैं अस्पृश्य नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको एक पीड़ा थी कि उनके साथ भेदभाव होता है, अस्पृश्य। इसीलिए उन्होंने कहा, अब मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं अब अस्पृश्य नहीं रहूंगा। और साथ साथ उन्होंने बाकी लोगों को, जिनको पीड़ा है, वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम सबके बौद्ध हो जाने के पश्चात आरक्षण का अधिकार नहीं रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो धर्म बदलते हैं तो साफ कहते हैं कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, आप भी अपना लीजिए, लेकिन यह बात याद रखिए, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, धर्म बदलने के बाद मैं आरक्षण का अधिकारी नहीं रहूंगा, आप लोग आरक्षण के अधिकारी नहीं रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने, जिस भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यह भारत का संविधान ने कहा, और भारत के संविधान में आज भी लिखा है, संविधान सभा की बहस में लिखा है। लेकिन आज संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, उसकी मूल भावना को पैरों तले कुचल देते हैं, पैरों तले कुचल देते हैं, और उनको शर्म नहीं आती, और डिबेट में बैठ के उसको जस्टिफाई करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर डिबेट शुरू करते हैं, और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की हत्या करते हैं खुली डिबेट में। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं, 16 दूर आऊंगा। सैयद जवाद रुकिए, तब तक
तौलिया मंगवा लीजिए, अभी और रुलाना शुरू करूंगा, बहुत कुछ है रुलाने के लिए आपके पास ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। अरे आगे चले मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी, अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम ठेकेदारी संविधान पर वोट बैंक भारी। जी हां, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पहले जो अपना बजट लाया था उसमें मुसलमानों के लिए कई योजनाएं थी, ये कहकर के मुसलमानों को ऊपर उठाना, और अब जो है उसी में जो एक प्रावधान था कि सरकारी ठेकों में 4% हिस्सेदारी मुसलमानों को दी जाएगी। अब इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि भाई पूरे संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी टर्न डाउन कर चुका है। पहले जब आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, बंगाल की सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर चुका है। बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर हम इसको लेकर कोर्ट में चुनौती देंगे। संसद में भी ये मामला उठा है, लेकिन हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इसको जस्टिफाई कर रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, राधिका खेड़ा जी बीजेपी से जुड़ी हुई है, सैयद जवाद जी राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं, अखिलेश कटियार जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी कई समय तक काम किया है। सैयद जवाद रुकिएगा, पहले मैं सौरभ दुबे को इस डिबेट में लाता हूँ। सौरभ दुबे, ये कहा जा रहा है कि भाई ये बैकवर्ड क्लास है, ये बैकवर्ड क्लास है और धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि बैकवर्ड क्लास के बेस पर इनको जो है आरक्षण दिया जा रहा है। क्या ये जस्टिफाई है, क्या ये संविधान सम्मत है? नहीं, देखिए, बैकवर्ड क्लास के आधार पर तो पहले से ही आरक्षण तय है। जो मुसलमानों की 36 जातियां हैं वो कहीं ओबीसी में, कहीं अति पिछड़ा में, जैसे बिहार के अंदर अति पिछड़ा में है, बाकी जगह ओबीसी में है, तो उनको तो ऑलरेडी जो है वो आरक्षण का जो लाभ है वो तो मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो ये बार बार जब चुनाव होते हैं, चुनाव में घोषणा पत्र इनका आता है, तो एक विशेष वर्ग को कोटे के लोटे से पानी पिलाने के लिए बार बार दिखावा करने का प्रयास जरूर करते हैं। और देखिए, अगर संविधान की बात कर लें, हम बाबा साहब की बात कर लें, तो बाबा साहब ने तो स्वयं कहा था ना कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। और बाबा साहब के अगर संविधान को माना जाए, उन्होंने साफ साफ संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अनुच्छेद 16/4
जो आपको आरक्षण किस स्थिति में देता है, जो आपको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े होने पर आपको आरक्षण मिलेगा। फिर वो चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और अल्पसंख्यक हो। इसी जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी, रंगनाथ मिश्रा जी की जो रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद जो है जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें भी यही कहा गया। भाई रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में कहा गया कि 15% आरक्षण में 10% जो है वो जो पिछड़े मुस्लिम हैं, जो पसमानदा समाज के हैं, उनको मिलना चाहिए, और 5% जो है अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में उसको मिलना चाहिए। अब देखिए, मैं रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट को क्यों कोट कर रहा हूं, उसमें जो 10% कहा गया पसमानदा समाज के लिए, यहां पर मैं भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, जब वो धर्म परिवर्तन की, चूंकि आपने एक बात बताई कि जब बौद्ध धर्म में वो जो है चले गए, वो बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया, उसके पहले उन्होंने काफी विचार किया और भी धर्मों पर विचार किया था। तो इस्लाम धर्म के ऊपर भी उन्होंने पूरा विचार किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म के अंदर कुरीति ये पाई कि जो इस्लाम के अंदर पसमानदा समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको जो ऊपर का समाज है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। ये बाबा साहब ने कोट किया कि हिंदुओं से ज्यादा अगर उनको, चूंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके आधार पर उनका मन जो है परिवर्तन के लिए दूसरे धर्म की तरफ जा रहा था, तो उसी के अंदर उन्होंने ये भी पाया कि मुस्लिमों के अंदर हिंदुओं से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर भेदभाव है कि जो पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं मुसलमान, अगर मैं उस जाति में जाता हूं तो उनको उनका अधिकार नहीं दिला पाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की बात हो, जिस प्रकार से केरला की बात हो, केरला के अंदर जो आपको रिजर्वेशन नौकरी के अंदर है, तो नौकरी के अंदर भी आरक्षण 8% का वहां पर ऑलरेडी सरकार वो दे रही है, लेकिन वो किस में दे रही है, किस कोटे से? वो उसी अति पिछड़े जो पिछड़ा कोटा है, तो वही कोटा तो कह रहे, इसी कोटे में तो कह रहे इस बार भी दे रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। ये जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ अखिलेश कटियार भी बैठे हैं, और ये राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हुए हैं, सैयद जब्बार जी, ये मैं वही कह रहा हूं कि दिखावा कर रहे हैं, कोटे के लोटे से जो पानी पिलाने का दिखावा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो पीडीए है, बताइए आरक्षण कहां से निकालेंगे? पीडीए में से क्या दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीन करके अलग से 4% जो आरक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं उन्होंने मंच से ये कहा भी है, और इस बात को लागू भी करने की तैयारी हो गई है। और कर्नाटक के अंदर तो देख ही रहे हैं आप, साफ साफ दिख रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर की बात होती है, वो किसी भी समाज के अंदर हो, किसी भी वर्ग के अंदर हो, वो क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। वो तो ठीक है, वो क्रीमी लेयर का तो हम किसी भी जगह लागू नहीं हो पा रहा, वो तो छोड़िए। वो नहीं, ठेके वाली बात में लागू हो रहा है। ठेके वाली बात पे लागू, ठेके वाली बात पे तो क्रीमी लेयर तो आ गई ना। नहीं, क्रीमी लेयर सर छोड़िए, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं, ये दो तरह के का उल्लंघन है। एक क्रीमी लेयर का, क्योंकि ये जो आरक्षण में आएंगे सब पैसे वाले आते हैं, जो पैसे वाले ठेकेदार होते हैं, सरकारी ठेके, कोई छोटा मोटा ठेकेदार नहीं डाल क्रीमी लेयर में आ गए वो। हाँ, और दूसरी चीज जो है वो धार्मिक आधार पर, तो मुद्दा धार्मिक आधार पर तो उस पर ज्यादा बना है। अखिलेश कटियार जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सौरभ दुबे साहब बोल रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत पढ़ के आते तो मुझे अच्छा लगता, बड़े पढ़े लिखे आदमी दिखते हैं। संविधान में अशोक जी कहीं पे भी आर्थिक आधार पे पिछड़ेपन को कहीं पे नहीं देखा पाए, पे भी नहीं, लेकिन दुबे जी ने कोट कर दिया कि आर्थिक आधार पे। गलत बात नहीं है। हम कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज नहीं है, मैंने बोला सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। कटियार जी फिर से सुन लीजिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। अगर उन्होंने 16/4 जो चलिए, अगर उन्होंने गलत बोला होगा तो वो उन्होंने सुधार भी कर दिया, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। जी चलिए कटियार जी। जब ये बात अशोक जी बिल्कुल साफ है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पिछड़ेपन का आधार बना के आरक्षण दिया जाए, तो फिर केंद्र मोदी सरकार ने 5% सवर्णों को गरीबी के आधार पे आरक्षण क्यों दिया? इसको कैसे स्वीकार कर लिया जाए? भाई इस बात पे रिव्यू तो करना चाहिए ना तुम। हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान किसने तोड़ा? आपने आर्थिक आधार उसमें डाल के बाबा साहब के संविधान की मूल भावना को आपने खत्म कर दिया। तो इस बात का भी हम इस बात को मान, एक बार कोट करना चाहिए, हो गया तो ठीक है, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। तीसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, सामाजिक और शैक्षणिक। एक मिनट मैं सामाजिक और शैक्षणिक। हाँ, कटियार जी दुबे जी आपका टर्म आएगा, बोलिए, आप बोले बीच में ना बोलिए। आप गुमराह कर रहे हैं ना, आप गुमराह कर रहे हैं, जैसे पीडीए के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीन करके जो है एक विशेष वर्ग को देने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक जी चुप कराइए इनको पहले। ओके, बोलिए कटियार जी बोलिए। और दूसरी बात ये है
कि इस देश में हम तो जैसे संविदा में भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां नहीं बची, सरकार उसमें भी कोई प्रोविजन करे। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बढ़ हो गए सर अखिलेश जी ये जो सुनिए मेरी बात सर मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए। मैं चाहता हूं, देखिए और क्या होना चाहिए उसके लिए किसी और दिन। आज तो ये जो मुद्दा, राधिका जी मौका दूंगा क्योंकि अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया वो वैलिड है, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट सिर्फ, मुझे 1 मिनट दे दे, मुझे 1 मिनट बोलना है, 1 मिनट अशोक जी। सर 1 मिनट बहुत होता है, मुझे तुरंत ब्रेक लेना। 30 सेकंड बोलिए। 30 सेकंड। हाँ बोलिए जल्दी। आज जब हम रिजर्वेशन में मुस्लिम समाज को लेकर बात कर रहे हैं, तो आज हम इस बात पे भी बात करें कि दलित मुसलमानों को भी उनका हक मिलना चाहिए, जो नेहरू सरकार ने 1950 में ले लिया था। हम चाहते हैं कि जब दलित समाज को भी ये हक मिले कि दलित होने का लाभ उन्हें भी दिया जाए। ओके। मैं देखिए एक चीज, राधिका जी, और मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर राधिका जी के पास सैयद जवाद आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा बना भाषण पढ़ा जो मैंने बताया, जिसका 18 मार्च 1956 को आगरा में जो दिया था। कटियार जी, जो आप कह रहे हैं ना कि बाबा साहब ने जो है गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसी भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि आरक्षण तो जिंदगी भर मिलेगा नहीं, क्योंकि यह सिर्फ कुछ साल का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा था कि आरक्षण कुछ साल का प्रावधान है, जिंदगी भर आरक्षण की बैसाखियों पर हम नहीं चलेंगे। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरी तरह से 100% बात माननी है, तो फिर मुझे लगता है कि आरक्षण तो आज होना ही नहीं चाहिए, आजादी के 75 साल बाद। यह मेरा पॉइंट था, क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही कोट कर रहा हूं, मैं और किसी को कोट नहीं कर रहा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम ठेकेदारी, संविधान पर वोट बैंक भारी, तुष्टीकरण भारी, इसी पर चर्चा करें। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा जी के पास मैं आ रहा हूँ। राधिका खेड़ा जी, जो अखिलेश कटियार जी कह रहे हैं भाई संविधान के हिसाब से तो जो है गरीबों को भी आरक्षण देना गलत है 5%। अशोक जी, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ इतिहास को लेकर, तो मैं उम्मीद करती हूँ 40 सेकंड का मुझे समय दिया जाएगा। बिल्कुल। हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के बारे में ही बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की पार्टी है, हम जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, हम इंदिरा गांधी की पार्टी है और हम राजीव गांधी की पार्टी है। अब 1947 में विभाजन के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अब भारत में किसी भी समुदाय से को अलग से विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सबको समान अधिक अवसर मिले, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। ये गांधी जी के शब्द थे। फिर राहुल गांधी जी के
नाना जी, उन्होंने 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जब संविधान लागू हुआ तब उन्होंने खुद कहा यदि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो ये राष्ट्र का बंटवारा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा और भारत को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये नेहरू जी के शब्द थे। फिर इंदिरा जी पे आते हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी थी। 1971 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात चली थी। तब उन्होंने साफ कह दिया था कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए, ना कि धर्म। ये इंदिरा गांधी जी थी। फिर राजीव गांधी जी, जब उन्होंने शाहबानो का केस तो पलटा, लेकिन वो भी इस बात पे अड़े हुए थे कि मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। तो अब मैंने ये क्यों गिनवाई? इसलिए गिनवाई कि जब हम कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो बहुत कंफ्यूज है और वो इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए जो उनकी विचारधारा है और जो देश की विचारधारा है और जो ये कहते हैं हम इन बड़े बड़े नेताओं की पार्टी है, आज उनके बिल्कुल विपरीत जाके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम आरक्षण को सही ठहराने का आज वो जो काम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको वोट चाहिए। वो ये देख चुके हैं कि अपने काम के नाम पे 54 इयर्स जिस पार्टी ने इस देश में राज किया, मुसलमानों को सब कुछ देने का। हमने 2014 में जैसे आपने गिनवाया शुरुआत में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 130-140 संपत्तियां दिल्ली में और 123 संपत्तियां दिल्ली में दे दी मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के लिए। क्यों? ऐसा क्या था? प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टीज। कभी भी आप देखेंगे हर बार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। वो कभी भी सबके लिए बात नहीं करेंगे। हिंदुओं से तो उनको खास तकलीफ है। लेकिन आप यही कंपेयर कर लीजिए, जो लगातार कहा जाता है, यहाँ पे बैठ के उनके प्रवक्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है। हम कब ये कहते हैं कि सारी संपत्ति उठा के हिंदुओं को दे दो? हमने कौन से मंदिर को पूरा देश दे दिया? हमने कौन से सर हिंदू समाज में सारी संपत्तियां बांट दी? या हमने सिर्फ कहीं पे अगर सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए कोई स्कीम लाई हो या हिंदुओं के लिए पर्टिकुलर कहीं पे कोई स्कीम लाए हो? हमने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन ये लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई और अब वो एक एक्सट्रीम स्टेप पे चली गई। जैसे मैंने सिर्फ उनकी ये विचारधारा इसलिए खिलाई कि वो नेहरूवादी नहीं है, वो गांधीवादी नहीं है, वो इंदिरावादी नहीं है, वो राजीववादी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आज डेस्परेशन में वोट बैंक वादी हो चुके हैं और उसके लिए वो अपनी विचारधारा से भी अलग हो रहे हैं और जनता लेकिन ये पहचान रही है अशोक जी। इसीलिए आज जो हालात कांग्रेस के हैं वो कभी नहीं हुए थे। जो आपने कहा वो फैक्चुअली जो है वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था, मैं भी उसको वो सब चीज़ें लेकर बैठा था। लेकिन अच्छा हुआ आपने वो ऑन रिकॉर्ड ले आई। सैयद जवाद, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी राधिका जी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं की बात करी। मैं संविधान सभा में सरदार पटेल ने जो कहा था, मैं थोड़ा सा उसको कोट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। क्योंकि संविधान सभा में इस पर लंबी चौड़ी डिबेट हुई थी भाई कि क्या मुसलमानों को आरक्षण, कई लोगों ने वहां पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की थी, लेकिन बहुत सारे, ज्यादातर मुस्लिम जो नेता थे उन्होंने उसको खारिज किया। मुस्लिम नेताओं ने खारिज किया। मेरे पास उनके भी बयान है, लेकिन मैं सरदार पटेल को कोट करता हूं। सरदार पटेल ने क्या कहा था? क्योंकि ये तर्क दिया गया कि भाई मुसलमान छोटे भाई हैं, अगर छोटे भाइयों को आप इस तरह से दे देंगे, आरक्षण देंगे, उनके लिए कुछ कर देंगे, तो छोटे भाई जो है बड़े भाई को प्यार से, आदर से प्यार बढ़ेगा। तो सरदार पटेल क्या कहते हैं? सरदार पटेल कहते हैं यहां बहुत मीठी मीठी बातें हो गई, सुनिएगा गौर से, बहुत मीठी मीठी बातें हो गई, लेकिन इसके अंदर जहर की खुराक मिली हुई है। जहर की खुराक जो आज कांग्रेस खिलाने की कोशिश कर रही है देश को, उसी जहर की खुराक का सरदार पटेल जिक्र कर रहे थे। मैं छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गंवा देने के लिए तैयार हूं। सरदार पटेल कह रहे हैं मैं अपने छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गंवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार देखकर भुगत लिया। ये वो पाकिस्तान निर्माण के ऊपर जिक्र कर रहे हैं कि हमने आपका प्यार देखकर भुगत लिया। आपको अपनी हरकतों में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आपकी यह मांग मानने से बड़े भाई यानी हिंदुओं की मौत भी हो सकती है। आप लोग यह तय कीजिए कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या फिर तोड़ फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। आपको अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करना चाहिए, ये सरदार पटेल ने कहा था। अब बताइए मैं किसको मानूं? मैं सरदार पटेल को मानूं, मैं नेहरू जी को मानूं, गांधी जी को मानूं, मैं संविधान को मानूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानूं या सिद्धारामैया राहुल गांधी को मानूं? बताइए सैयद जवाद। पहले तो आप पहले माफी मांग लीजिए, यही आपके लिए होगा, क्योंकि आपने जो अभी कमेंट करा ना,
संविधान 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 करते रहते हैं ये लोग। ये बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी है। अच्छा? इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी कर रहा हूं और मैं अपना विरोध दर्ज करवाता हूं। आप करवाइए, आपका विरोध मैं लिख लेता हूं, आपका विरोध मैं लिख लेता हूं, दर्ज कर लेता हूं, रुकिए मैं दर्ज कर लेता हूं। हाँ हाँ, संविधान बोलने पे कैसा आपत्ति है? अरे भाई रुक जाइए, हो जाए। अब मुझे अपनी बात लेकिन संविधान बोलने पे आप आपत्ति क्यों जता रहे हैं? सुनिए ना, संविधान बोलने पे सौरभ जी दिक्कत, सौरभ जी दिक्कत ये है, सौरभ जी दिक्कत ये है, मैंने फैक्ट्स रखे। अब जब फैक्ट्स का जवाब नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो यही कहेंगे कि आपने संविधान बोल दिया। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, आप संविधान जी कहते हैं, आप संविधान जी कहते हैं, संविधान जी कहते हैं, लेकिन संविधान जी की जो भावना है आप उसकी हत्या करते हैं, संविधान जी की भावनाओं की हत्या करते हैं। अब आप बोलिए, मैंने संविधान जी कह दिया, हाथ भी जोड़ दिए। अब थिएटर हो गया हो तो फिर विषय पर आ जाइए। नहीं, संविधान को पूछ लीजिए क्या कहे फिर। संविधान को हमें भी तो पता चले कि हम संविधान को क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोले। श्रीमान, अच्छा सुनिए, एक मिनट, सही जवाब सुनिए, सही जवाब। अगर आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली हो तो मैं नहीं, अगर आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं हो, मैं फिर से बोलता हूं, श्रीमान संविधान जी। अब बोलिए। हाँ, कर दिया मैंने। बड़ी तर्कों की कंगाली है सैयद जवाद भाई, और तर्कों की कंगाली जो है वो कुतर्कों का मवाली बना देती है। मैं बता रहा हूं आपको, आपके पास तर्क नहीं है, तथ्यहीन है, आप तर्कहीन है, इसलिए आपने संविधान बताइए। संविधान को संविधान ही बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। आप जबरदस्ती बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप चाहते हैं कि अशोक जी के मुंह से कोई शब्द जो है बाल की खाल, लेकिन ये जनता देख रही है। यहाँ पर जो है आपका दाव उल्टा पड़ रहा है आपके ऊपर। आप संविधान के ऊपर आपत्ति जता रहे हैं, हम तो संविधान ही बोलेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। और उन्होंने बोला कि संविधान जी बोल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके, युद्ध विराम। अब आइए विषय पर आइए, तौलिया मंगवाइए, विषय पर आइए, चलिए। अशोक जी को शब्दों की जरूरत नहीं है, वो अपने। अरे सर आप बोलिए सर, अब आप विषय पर आइए। किसको माना जाए? सवाल मेरा ये था, शायद आप सवाल भूल गए होंगे, दोहराने की जरूरत तो नहीं। मैं याद है जवाब। चलिए बोलिए सर, बोलिए। देखिए, आदरणीय राहुल जी ने बिल्कुल साफ क्लियर कह रखा है कि जो 50% की कैप है आरक्षण की, उसको हटाएंगे। बिल्कुल क्लियर है इस चीज में। और अभी भी मैं कह रहा हूं, ये जो आप कह रहे हैं, अभी तो सौरभ भी खुद यही कह रहे थे, आप भी खुद यही कह रहे थे कि आरक्षण किस आधार पर आप कह रहे हैं दिया जाएगा, और चंद्रबाबू नायडू को आप भूल जा रहे हैं। ये तो संविधान का अपमान है ना। अपनी 4% सुप्रीम कोर्ट और संविधान कहता है 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जा सकते। एक मिनट सुनिए सर, सुनिए नहीं, एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट रुकिए। सौरभ एक मिनट सुनिए, एक मिनट सौरभ एक मिनट, सही जवाब सुनिए। सही जवाब सुनिए। आपके पास भाषण की कमी नहीं है, शब्दों की कमी नहीं है, मेरे पास नहीं है सौरभ जी, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। विषय पर आते हैं। देखिए, आपने जो कहा ना, आपने एक बात जो कही, राहुल गांधी ने कहा, और आप बार बार चंद्रबाबू नायडू ने ठेकेदारी में 4% मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। जिस दिन वो दे देंगे उस दिन मैं यहां पर डिबेट करूंगा कि क्यों दिया। लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू ने अभी नहीं कोर्ट उन्होंने दे दिया क्या? दे दिया क्या? ना दे दिया क्या? मैंने दे दिया की बात करी। अरे भाई देने दिया नहीं। विषय पर आइए। तर्क कम पड़ गया तो बताइए। तर्क कम पड़ गया तो मैं कटियार जी के पास जाऊं? नहीं, जवाब सुनिए। मैं जो कह रहा हूं जवाब सुनिए धैर्यपूर्वक। अगर वो 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर वो 4% आरक्षण देते हैं तो हम बीजेपी को कटघरे में करके सवाल पूछेंगे। बोलिए। अब नहीं कर पाएंगे आप, बड़ी बात है। अच्छा चलिए, जब नहीं कर पाएंगे ना, वो कोई बात नहीं। अब आज की बात पे आइए। अभी तो दे दिया, जिसने दे दिया उस पर आइए। कटघरे में जो है वो तो सुनिए, फिर यही कह रहा हूं कि आरक्षण जो है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। अभी खुद आप कह रहे हैं कि पिछड़े पंथ के आधार के अंदर खुद पहले से कैटेगरी 2B के अंदर आरक्षण दिया हुआ है और कोई उसमें नहीं है। और ठेकेदारी की आपने बात करी, जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जो खासतौर पर मुसलमानों में पिछड़े, ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन मिलता है।
ठेकेदारी में मिलता है, में आपत्ति, ठेकेदारी में आरक्षण मिलता है, तो सरकारी ठेकों में। ये तो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। मैनिफेस्टो नहीं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में और कौन से सरकारी ठेके, कौन से सरकारी ठेकेदार जो हैं वो गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं? कौन से सरकारी ठेकेदार गरीब पिछड़े होते हैं? सुनिए सैयद जवाद, सुनिए एक बात बताऊं, सुनिए सैयद जवाद, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, एक बात सुनिए सैयद जवाद, मुझे आपकी बात नहीं पता। सैयद जवाद सुनिए एक मिनट, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन सरकारी कोई ठेका निकलेगा ना, तो अशोक श्रीवास्तव की इतनी हैसियत नहीं कि सरकारी ठेके में जाकर के वो अप्लाई कर सके, क्योंकि उसके लिए जो बैलेंस शीट चाहिए होती है ना सरकारी ठेकों के लिए, वो करोड़ों रुपए की चाहिए होती है। अशोक, आपकी हो सकता है औकात हो करोड़ों रुपए की, हो सकता है कटियार जी की, हो सकता है सौरभ जी, मेरी तो औकात नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट हम तो नहीं दिखा सकते। और अगर आप करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट दिखा सकते हैं, फिर भी आपको सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण चाहिए, तो भैया फिर तो मैं कहूंगा डूब मरिए, फिर तो डूब मरिए कि करोड़ों रुपए की बैलेंस शीट वाले को आरक्षण चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वाह, गजब है। और सुनिए एक मिनट, इधर उधर की बात ना कीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर आ रहा हूं जल्दी से आखिरी कमेंट के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद, मैंने पहले ही कहा, बहुत समय हमने थिएटर में गवा दिए, आपके थिएटर में, मेरे थिएटर में, सौरभ जी के थिएटर में। मुद्दे पर बोलिएगा 30 सेकंड ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत समय कम है, बहुत संक्षेप में, लेकिन उसके पहले सैयद जवाद जी सुनिएगा। मैं 2 कोटेशन जल्दी से दे रहा हूं, उसके बाद मेरे गेस्ट को छोटा छोटा समय दूंगा। संविधान सभा जी की बैठक में, मैंने संविधान सभा जी बोला, संविधान सभा जी की जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ, तजामुल हुसैन मुस्लिम जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आप मुसलमानों को राष्ट्र का अभिन्न अंग बनाने देना चाहते हैं तो भगवान के लिए मुस्लिम समुदाय को आरक्षण से दूर रखें। यह संविधान सभा की डिबेट है। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का आरक्षण हमेशा के लिए आत्मघाती हथियार की तरह होगा जो उन्हें देश के बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए अलग कर देगा। मैं यही कह रहा हूं जो उस समय कहा था बेगम रसूल ने कि बहुसंख्यक से अलग करने के लिए, बांटने के लिए, काटने के लिए, विभाजन की राजनीति करने के
लिए ये मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। अखिलेश कटियार जी 30 सेकेंड। पटेल ने जो प्रश्न लगाया था इस खदशे में परिचित थे। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण कब तक, जो आपने कहा एक सवाल खड़ा किया कि आरक्षण कब तक मिलेगा, तो बाबा साहब ने एक लाइन बहुत लिखी है, उससे करना चाहिए। सुनिए आपकी आवाज ना, अखिलेश जी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है लगातार। अभी इतना भी समय नहीं है कि मैं उसमें 30 सेकंड। चलिए सही है जवाब, 30 सेकंड। नहीं देखिए, आरक्षण फिर मैं कह रहा हूं ये धर्म के आधार पर नहीं है। जो मुसलमानों में पिछड़ी जाति के लोग हैं जो ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके ऊपर है। आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं। राधिका खेड़ा जी आखिरी 30 सेकंड। वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर है ही नहीं। आज कांग्रेस संविधान के खिलाफ जाकर ऐसा आरक्षण लागू करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस देश की नहीं सिर्फ वोट बैंक बचाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गरीब और वंचितों को मिलना चाहिए। गरीब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी धर्म का विशेष अधिकार देना संविधान। चलिए मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। सौरभ जी माफी चाहता हूँ और कटियार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कटियार जी माफी चाहता हूँ। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन ये डिबेट चलती रहेगी क्योंकि कर्नाटक की सरकार बाज नहीं आएगी और हम भी जो है ठोकते रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।